हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का 11th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आपका जो हटाया हुआ पार्ट है, लास्ट टॉपिक जो है वायरस, वायरॉइड और लाइकेन जो है वो आपके हटाए हुए पार्ट है। बाकी पूरा चैप्टर आपके कोर्स में है। तो आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन क्या है कि अगर हम ये कहें कि किसी को अपने से अलग करना है तो हम उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि बहुत सारे चीज मिक्स है, तो मिक्स है तो हम उनको उसकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग हम उनको मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म जो है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ही है, यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रुपिंग करना, उनकी ग्रुपिंग किस अकॉर्डिंग करना, उनकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग उनकी ग्रुपिंग करना। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन की अगर हम डेफिनेशन बांधे कि डेफिनेशन क्या हो सकती है क्लासिफिकेशन की, तो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू या बेसिस ऑफ similarities और dissimilarities। लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग उनकी क्या करना है, ग्रुपिंग करना, क्लासिफिकेशन। हमने जो सेम थिंग्स वाले हैं उनको अलग रख दिया और जो डिफरेंट वाले हैं उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया। इस चीज को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास यह है कि क्लासिफिकेशन करने की क्या जरूरत है, क्यों रिक्वायरमेंट है क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन क्या करता है, क्लासिफिकेशन हमको एक स्पेसिफिक ग्रुप में उनकी आइडेंटिटी बताने के लिए क्या करता है, हमको प्रोवाइड करता है कि इनको हमने अलग ग्रुप में रख दिया है और उनको ऑर्डरली उनकी स्ट्रक्चर क्या है उनको समझने में हमें सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है उसके लिए। तो अगर हम ये देखें कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, तो क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि ये अगर ऑर्डरली से सारी थिंग्स जो है ऑर्डरली जमी हुई है और तो उसको पहचानने में और उनकी आइडेंटिटी में बहुत हमें मदद मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। अगर मैं कहूँ कि क्लासिफिकेशन नहीं हो तो क्या अमीबा भी एक एनिमल है और ह्यूमन बींग्स भी एक एनिमल है, तो क्या हम उन सभी को एक ही ग्रुप में रखेंगे क्या? तो हमारे में और उनमें सिमिलरिटीज है या नहीं है ये हम भी जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज के, जैसे ह्यूमन बींग्स के साथ और किसकी सिमिलरिटीज है या उन सबको अलग अलग ग्रुप में रखा गया। तो क्लासिफिकेशन क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उनकी स्पेसिफिक उनकी पहचान है तो उनको स्पेसिफिक पहचानने के लिए उनका क्लासिफिकेशन किया गया और उनकी रिलेशनशिप किस किस के साथ ज्यादा है। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल दें, लॉयन, टाइगर और केट के बारे में बात करें तो सेम टाइप दिखते हैं इससे, लेकिन है अलग अलग तरह के, लेकिन सेम टाइप के हैं। तो हम इसमें कुछ न कुछ सिमिलरिटीज है तो उनको उस ग्रुप में रखा गया और जो डिसिमिलरिटीज है तो उनको अलग ग्रुप में रखा गया। तो ये क्या चीजें कि क्लासिफिकेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है कि उनको किस तरह उनको उनका क्लासिफाइड मैनर क्या है और उनको किस तरह उनकी ऑर्डरली स्ट्रक्चर क्या है वो हमें प्रोवाइड करता। अगर हम पहले का क्लासिफिकेशन देखें कि एंशिएंट टाइम में किस तरह का क्लासिफिकेशन होता था, एंशिएंट टाइम में कि उनकी यूजेबिलिटी देख के उनकी कहाँ यूज है, उन यूज को देख के उनका क्लासिफिकेशन कर दिया जाता था। लेकिन आज के दिनों में अगर हम क्लासिफिकेशन देखें कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो आज के दिनों में उनकी फिजियोलॉजी किस तरह की है, किस तरह के वो वर्क करते हैं, फिजियोलॉजी क्या है, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी कैसी है और उनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि वो कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी फिजियोलॉजी किस तरह का
का वो वर्क करते हैं, अंदर उनकी जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसी है, और उनके सिस्टम जो है अंदर वो किस तरह के बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं, उन पर डिपेंड है आज की नाउअडेज इस तरह का क्लासिफिकेशन इन तीनों चीजों पर डिपेंड है। लेकिन एंशिएंट टाइम में जो क्लासिफिकेशन किया जाता था वो क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड था, ओनली उनकी यूजेबिलिटी कि कहाँ उनका यूज हो रहा है, उन यूजेबिलिटी पर उनको क्लासिफाई किया जाता था। अब हम आते हैं कि किस तरह का क्लासिफिकेशन, क्या अभी जिस तरह का क्लासिफिकेशन है उसी तरह का क्लासिफिकेशन पहले था, या अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए। तो यहाँ हम देखेंगे अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो है दिया। इससे पहले हम एक नाम और ले लेते हैं, एपीडी कंडोली। एपीडी कंडोली एक जर्मन फ्रेंच बॉटनिस्ट है, और इन्होंने सबसे पहले कि प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है उन सबको क्लासिफाई किया जाना चाहिए, और जो वर्ड है क्लासिफिकेशन, वो वर्ड जो दिया था वो एपीडी कंडोली ने दिया। क्लासिफिकेशन वर्ड जो है वो एपीडी कंडोली ने दिया। इसके बाद कैरोलस लिनियस ने अपनी सिस्टेमा नेचुरा में भी क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब किया है। लेकिन इससे पहले हम एरिस्टोटल के बारे में बात कर ले। एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया, और उसका जो क्लासिफिकेशन था वो मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड था। कौन सा था? मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड था। मॉर्फोलॉजी का मीन्स होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग होता है, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और एनाटॉमी जो होती है, हम जब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो कहलाती है एनाटॉमी। तो इसका जो क्लासिफिकेशन था वो मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड था। उसने कहा कि उसने एनिमल जो सारे एनिमल्स को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एनिमल विच हैव रेड कलर ब्लड और डोंट हैव रेड कलर ब्लड। ठीक है, उन्होंने एनिमल को 2 पार्ट में डिवाइड किया। ऐसे एनिमल जिसमें रेड कलर का ब्लड होता है, और ऐसे एनिमल जिसमें रेड कलर का ब्लड नहीं होता है। इसके बाद उसने एक और क्लासिफिकेशन दिया कि एनिमल को उसने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ऐसे एनिमल जो लैंड पर वॉक करते हैं लोकोमोशन के अकॉर्डिंग, है ना, किस तरह कहाँ पर रहते हैं, किस तरह कहाँ चलते हैं, तो ऐसे वॉक और जो लैंड पर चलते हैं उनको अलग रख दिया। जो वाटर के अंदर स्विम इन वाटर में स्विम करते हैं, वाटर में तैरते हैं, उनको अलग ग्रुप में रख दिया। और फ्लाई इन स्काई, जो आसमान में उड़ते हैं। इस तरह उसने उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग ये काम किया। उसने कहा कि एनिमल्स को 3 ग्रुप में उसने डिवाइड कर दिया। ऐसे एनिमल्स जो केवल लैंड पर रहते हैं, ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, और ऐसे एनिमल्स जो उड़ते हैं, उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया। और इससे पहले उसने क्या किया, एनिमल के 2 ग्रुप बताए। ऐसे एनिमल जिनमें रेड कलर ब्लड होता है, और ऐसे एनिमल जिनमें रेड कलर का ब्लड नहीं होता। ये बहुत एंशिएंट क्लासिफिकेशन है। बहुत सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो इस तरह का क्लासिफिकेशन दिया। और किसने दिया? एरिस्टोटल ने दिया। ठीक है, तो ये एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था। इसके बाद आता है कैरोलस लिनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसने ये बताया कि इस 2 किंगडम में उसने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसने 2 ग्रुप में डिवाइड कर लिए। कौन कौन से 2 ग्रुप थे? एक प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया।
क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया और इसने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहला ग्रुप था प्लांटी और दूसरा ग्रुप था एनिमेलिया। ठीक है, तो प्लांटी और एनिमेलिया के बाद उसने अपना कुछ इनको वापस सब डिवीजन में भी छोटे छोटे ग्रुप में भी डिवाइड किया, जिसको हम क्या कहते हैं, जीनस, स्पीशीज। जैसे जीनस और स्पीशीज का एक एग्जांपल, जैसे हम अपने ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, हमारा नाम है होमो सैपियंस, तो होमो हमारा क्या हो गया, जीनस हो गया, और सैपियंस जो है हमारी स्पीशीज हो गई। ठीक है, तो उन्होंने इसको बाद में जो स्मॉलर ग्रुप्स थे उन ग्रुप्स में भी इनको डिवाइड किया, होमो सैपियंस जैसे जीनस और स्पीशीज के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन अगर हम ये देखें कि कैरोलस लीनियस ने इसको प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड तो कर दिया, लेकिन यहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं था कि ये प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स। ठीक है, अगर हम बैक्टीरिया की बात करते तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है। बैक्टीरिया को उन्होंने किस में रखा, प्लांटी में रखा या एनिमेलिया में रखा या यूकैरियोट्स। बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो अगर उनको प्लांटी में रखते हैं तो कौन से ग्रुप को, उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर जो है इनकी, कि किस तरह की सेल उसमें प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। तो ये क्या हो गई, इसकी डीमेरिट हो गई। ठीक है, कि जो कैरोलस लीनियस ने जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसने ऑल ऑर्गेनिज्म को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इसके बाद की प्लांटी और एनिमेलिया में उसने डिवाइड करने के बाद जब हम इसके डीमेरिट्स देखते हैं कि इसमें कोई भी सेपरेशन नहीं था कि वो प्रोकैरियोटिक होंगे या यूकैरियोटिक होंगे। दूसरा, वो यूनिसेलुलर होंगे या मल्टी सेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर हैविंग 1 सेल, हैविंग लॉट्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो एक सेल ही रखते होंगे या बहुत सारी सेल रखते होंगे, ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन इधर नहीं दिया गया। हमें नहीं पता चल रहा प्लांट में कौन यूनिसेलुलर है और कौन मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो इसका भी क्लासिफिकेशन यहाँ नहीं दिया गया। फिर तीसरा हमारे पास आता है, वो फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, कि वो अपना फूड ओन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ऐसा भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। अगर प्लांटी है तो अपना फूड बनाते हैं, लेकिन अगर हम फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई अपना फूड ओन नहीं बना सकती है ना, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में फंजाई को हम कौन से ग्रुप में रखेंगे, तो ये नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो कुछ प्लांट, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है तो अगर हम उसको एनिमल में भी नहीं रख सकते क्योंकि सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। तो ये भी हमारा एक रीजन हो गया कि वो फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक। तो ये जो चीज है कि अगर इस तरह का क्लासिफिकेशन दिया जाए तो इससे प्लांट और केवल प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन दिया जाए तो बाकी दूसरे ग्रुप है उनको किस में रखा जाएगा। तो ये इसके लिए फिर और आगे और क्लासिफाइड किया गया उन्हें। तो उसके बाद एक नया क्लासिफिकेशन और दिया गया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर क्लासिफिकेशन दिया जाए तो कौन कौन से बेसिस होने चाहिए क्लासिफिकेशन के। तो केवल मॉर्फोलॉजी हो ये कोई जरूरी नहीं है, केवल मॉर्फोलॉजी हो हम इससे क्लासिफाइड नहीं कर सकते। किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल को हम इससे क्लासिफाइड या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम इससे क्लासिफाइड नहीं कर सकते। और दूसरे फैक्टर्स भी इसके लिए चाहिए। वो दूसरे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, पहला है हमारे पास सेल स्ट्रक्चर, कि उसकी सेल स्ट्रक्चर क्या है, वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ये सेल स्ट्रक्चर होना जरूरी है। दूसरा, नेचर ऑफ सेल वॉल,
कि उसकी सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो उसकी सेल वॉल की नेचर कैसी है, वो सेलुलोज की बनी है, वो किसकी, वो काइटिन की बनी है, किसकी बनी हुई है, ये नेचर ऑफ सेल वॉल का होना भी जरूरी है। फिर नेक्स्ट आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वो किस तरह का न्यूट्रिशन, वो हेट्रोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है, सैप्रोफिटिक है, किस तरह का न्यूट्रिशन उसमें। ऑटोट्रॉफी अपना फूड ओन बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉफी कहते हैं, जो अपना फूड ओन नहीं बनाते हेट्रोट्रॉफी कहते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पर रहते हैं हम उनको सैप्रोफिटिक कहते हैं। तो इसमें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, किस तरह का न्यूट्रिशन करते हैं। रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, किस तरह का रिप्रोडक्शन, उसमें किस तरह के मेथड्स उसमें रिप्रोडक्शन के लिए यूज आते हैं। सिंपल दो फ्यूज होते हैं उसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, लेकिन जब मेल और फीमेल गेमेट बनते हैं और आपस में फ्यूज होते हैं दैट रिएक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या फर्टिलाइजेशन उनमें प्रेजेंट है, नहीं है, मेल और फीमेल अलग अलग है या नहीं है, ये सारी चीजें उस किसमें आएगी, रिप्रोडक्शन में आएगी। तो ये रिप्रोडक्शन भी है, किस तरह का रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट है और किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या वो यूनिसेल्युलर है, क्या वो मल्टी सेल्युलर है, किस तरह का सेलुलर, उसमें किस तरह का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, केवल सेल्स प्रेजेंट है या टिश्यू प्रेजेंट है या ऑर्गन प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, इस तरह का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो जब कैरोलस लिनियस ने उनको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उसने ये बताया, तो इसके बाद एक कि ये जरूरत पड़ी कि हमें इन बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए। क्या बेसिस हो सकते हैं, सेल स्ट्रक्चर कैसी है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, नेचर ऑफ सेल वॉल, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल्यूलोजिक है, काइटिन है और पेप्टिडोग्लाइकेन उनकी है, किसकी बनी हुई, मेमैरिक एसिड है, किसकी बनी हुई है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक है या सैप्रोफिटिक है। रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वो किस तरह की बॉडी स्ट्रक्चर है, केवल वन सेल से है या टिश्यू से है या ऑर्गन से बनी है या ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास आता है कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके बीच में 2 और 3 और 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया गया है, लेकिन अभी जो मान्य है वो सबसे ज्यादा मान्य है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विट्टेकर ने दिया। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में आर.एच. विट्टेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है ये, और नॉर्मली एग्जाम्स में भी और नीट में भी आर.एच. विट्टेकर की क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चन आते हैं। हम अपने अगले वीडियो में आर.एच. विट्टेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।